क्या साउंड प्रॉपर जा रहा है? चलिए, तो मौर्य साम्राज्य की नींव जो है किसने डाली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका मदद किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था, जिसको कि हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चाणक्य वाला जो क्वेश्चन है बराबर पूछ देता है। और घनानंद के समय में ही सिकंदर महान, जो अलेक्जेंडर जो यूनानी शासक है, वो आक्रमण करता है और उत्तर पश्चिम जो भारत का क्षेत्र है वो उसके कब्जे में आ जाता है। किसके कब्जे में? तो सिकंदर के कब्जे में। ठीक है, लेकिन इधर का जो नॉर्थ है, जो मगध का एरिया है, वो उस पर शासन चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। मगध की गद्दी पे बैठता है और 322 ईस्वी पूर्व में बैठता है। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उत्तर पश्चिम में अगर देखा जाए तो ईरान तक फैला हुआ था, वहीं पूरब में बंगाल तक, और आपके दक्षिण में जो है ये कर्नाटक तक फैला हुआ था, जो कि मैसूर। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन जो यूनानी शासक रहता है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर जो है वो किसका सेनानायक होता है? तो अलेक्जेंडर का, जिसको कि हम लोग भारतीय इतिहासकार उसको सिकंदर कहते हैं। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर जब ये सिकंदर जीत करके जाता है तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसे ही शासन करने के लिए छोड़ के जाता है। आगे चल कर का इसका युद्ध जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। ठीक है, तो संधि जब होता है तो संधि में जो है उनकी जो लड़की होती है, जो सेल्यूकस निकेटर है, उसका नाम रहता है कार्नेलिया। ठीक है, या हेलेना, उससे इसका शादी होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और दहेज स्वरूप जो है 500 हाथियां, ठीक है, 500 हाथियां। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथियां दी थी, जबकि उसने सेल्यूकस निकेटर में 5 प्रमुख शहर जो उस समय थे, एरिया जो कि हेरात है, अराकोसिया जो कंधार कहलाता था, जड्डोसिया जो बलूचिस्तान कहलाता था, पेरिपनेसदाई जो काबुल कहलाता था, ये क्षेत्र 5 क्षेत्र को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। यानी ये दहेज में इनको मिला था, लेकिन इन्होंने उपहार स्वरूप 500 हाथियां, चूंकि मगध में बहुत ज्यादा हाथियां पाई जाती थी उस समय। ठीक है, तो 500 हाथियां उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को, चूंकि संबंध बना है तो दोनों तरफ से उपहार देना जरूरी है। ठीक है, इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देता है। ठीक है, तो ये, और आगे चल करके मेगास्थनीज जो वहां का राजदूत होता है सेल्यूकस निकेटर का, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और उसने इंडिका नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। ठीक है, तो आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी जो है चाणक्य का जो कौटिल्य रचित जो अर्थशास्त्र है, जिसको कि 180 प्राधिकरण और 15 अधिकरण में बांटा गया है, तो उससे भी जानकारी मिलती है। एक प्रकार का वो विधि संहिता भी है और उसमें प्रशासन से संबंधित, ठीक है, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन आर्थिक गतिविधि के साथ साथ राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से उसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जो है सेल्यूकस ने अपने राजदूत, देखिए वही चीज लिखा हुआ है, राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और वह एक यूनानी लेखक है जिसने कि पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कह करके संबोधित किया है। तो कई बार पूछेगा कि जो मेगास्थनीज है जिसने इंडिका लिखी है उसमें पाटलिपुत्र का क्या नाम दिया है? तो पॉलीब्रोथा। ठीक है, पालीब्रोथा, याद रखिएगा, पालीब्रोथा पाटलिपुत्र को उसने नाम दिया है। तो किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है, और वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से बढ़िया से देख के जाइएगा, जिनका भी, और जनरल साइंस या जनरल स्टडीज में तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही, तो 40 नंबर में भी आ सकता है और जिनका हिस्ट्री है वहाँ भी आएगा। तो इसको अच्छे से देख के जाइए। और बहुत जल्द ही पूरा एक 3-4 घंटे का मैं बोला लेक्चर लूंगा, जिसमें कि पूरा मॉडर्न बिहार का हिस्ट्री, जहाँ से मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक जो ट्रेंड है वो एक ही दिन में कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होना नहीं है, हमने आपको ये पूरा नोट्स जो है आज व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है, उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मेगास्थनीज मौर्य दरबार में काफ़ी समय तक रहा था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा है, और रह करके उसने जो देखा जो सुना उसी को इंडिका में अपनी भाषा में लिपिबद्ध किया था। ठीक है, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का विजय के बारे में जानकारी। अब देखिएगा, हम लोग बंगाल और बिहार के बारे में इसीलिए यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, ना कि पूरे देश स्तर पे। तो बिहार बंगाल को लेकर के हमको चलना होगा, क्योंकि उस समय बिहार बंगाल एक ही था।
और बिहार जो है बंगाल से अलग 1912 में जाके हुआ, जबकि हम लोग ये 322 ईस्वी पूर्व की घटना को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत प्राचीन समय का पढ़ रहे हैं, तो इसमें बंगाल का जिक्र होगा। तो परेशान नहीं होइए कि बंगाल वाला इतिहास क्यों पढ़ाने लगे, क्योंकि बिहार बंगाल एक ही था उस समय, इसीलिए बंगाल यहाँ आपको सब दिखेगा। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय के बारे में जानकारी जो है वो कहाँ किस अभिलेख से मिलती है वो देखिए, वो है आपका, ये सब क्वेश्चन डीपली है। जब भी बीपीएससी डीपली क्वेश्चन पूछता है तो खास करके आपको बिहार स्पेसिफिक में ही वो डीपली जाएगा, सामान्य इतिहास में आपको वो नहीं जाएगा। जब भी आपका डीपली क्वेश्चंस या अंदर से पूछे जाएंगे वो बिहार स्पेसिफिक इतिहास में ही वो अंदर से आपको पूछेगा, इतना याद रखिए। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी, अब देखिए कौन सा अभिलेख है, तो महास्थान अभिलेख से मिलता है। ठीक है, इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ कौन सा, अहनानूर एवं मुरनानूर, कई बार पूछ देगा, नाम दे सकता है अहनानूर और मुरनानूर ग्रंथ से किस समय के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसने बंगाल को भी जीता है, दक्षिण भारत के भी कुछ प्रांतों को इसने जीता है, तो उसकी जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर और अशोक के अभिलेख से तो मिलता ही। अभी अशोक के अभिलेख के बारे में भी अच्छे से जिक्र करेंगे, क्योंकि वहां से भी बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो अशोक का अभिलेख, अब कहिएगा अभिलेख क्या होता है, तो पत्थरों पर खोद करके आप देखते होंगे अभी भी कोई शिलान्यास होता है तो पत्थर पे लिखे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कालांतर में अगर कोई घटना घटित हुई तो ये पत्थर पे जो खोद करके जो लिखा गया है वो मिटने वाला नहीं है, लेकिन जब हम कागज पे या कोई अन्य स्रोत पे लिखेंगे तो वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पत्थर पे जो लिखे रहते हैं वो बरसों बरसों तक जो है उसी प्रकार से मिल जाते हैं, तो ऐतिहासिक एक स्रोत बन जाता है। तो अशोक का जो अभिलेख है उसमें बहुत सारी जानकारियां मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है, आगे चर्चा होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है शाहगौरा ताम्रपत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहां ये गोरखपुर में शाहगौरा जो ताम्रपत्र मिला है, कहां से, गोरखपुर यूपी से, और महास्थान अभिलेख में बांग्लादेश का जो बोगरा जिला है वहां पे मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है ये अभिलेख, अकाल के समय में किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध का विवरण देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अकाल के समय में जो राहत कार्यों से संबंधित अभिलेख कौन सा है, तो याद रखिएगा शाहगौरा ताम्रपत्र। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उन्होंने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीत लिया था, और वहां पर जो जीत करके प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल था ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये याद रखना है आपको, सुदर्शन झील का जो निर्माण है पुष्यगुप्त ने करवाया था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही राजपाल था। और ये कहाँ का था राजपाल, तो सौराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र का पार्ट है। तो सौराष्ट्र में जो है पुष्यगुप्त जो राज्यपाल है चंद्रगुप्त का, उसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आगे चल करके जो शासक हुए वो जीर्णोद्धार करवाएंगे, जैसे अभी सरकार जो है कुआं वगैरह का जीर्णोद्धार कर रहा है, जो गड़बड़ हो गया है, टूट फूट गया, उसको ठीक ठाक कराना, मरम्मती कराना, उसको जीर्णोद्धार बोलते हैं। लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण की बात करें तो पुष्यगुप्त ने, जो कि किसका दरबार का है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल था, उसी ने सौराष्ट्र में इसका निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। तो ये सुदर्शन झील वाला भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मतानुयायी, अब देखिए कई बार पूछेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, कई लोग बौद्ध धर्म को समझ लेते हैं, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म भी प्रचार प्रसार हो रहा था, क्योंकि इसके पहले जो अजातशत्रु के समय में भी जो है बौद्ध धर्म आपको देखने को मिल रहा है। तो कई लोग चंद्रगुप्त मौर्य में जैन धर्म मार देते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन मतानुयायी था, और जब मगध में अकाल पड़ता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं को मानता है, और फिर जाकर के अंतिम समय में जब वो वृद्ध अवस्था में जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक जाकर के संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म
को मानते थे, तो याद रखिएगा जैन धर्म को मानते थे। और जैन धर्म में भी दो पाठ होता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, ठीक है। तो वो दिगंबर के थे, ठीक है, याद रखिएगा वो क्या है, दिगंबर के हैं। लेकिन पटना में जो स्थूलभद्र थे, जो आपका प्रथम जैन संगति में हुआ है, तो उसमें वो स्थूलभद्र रहते हैं जो श्वेतांबर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है वो दिगंबर शाखा से जुड़े हुए थे, तो डीपली जाएगा तो शाखा भी पूछ सकता है, ठीक है। अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ करके जैन मुनि भद्रबाहु, देखिए लिखा हुआ है भद्रबाहु, जो कि क्या थे, दिगंबर, दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं, चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते, दिक अंबर, जिसका दिशा ही वस्त्र हो, यानी जो नग्न अवस्था में व्यक्ति रहता हो। अभी भी आप देखिएगा दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग जैन धर्म में जाते हैं तो पूरा नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है। दीक्षाली और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक है, वहां पर जाकर के 298 ईस्वी पूर्व में जो संलेखना विधि है, यानी उपवास, जल अन्न ग्रहण किए बिना मृत्यु प्राप्त करना, ठीक है, उपवास करके शरीर को त्याग किया था, इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। तो कई बार संलेखना के बारे में पूछ देता है, संलेखना है क्या, तो अन्न जल ग्रहण किए बिना प्राण को त्याग करना, ठीक है, क्या कहलाता है, तो वो आपको संलेखना विधि कहलाता है, ठीक है। देखिए जब मैथ रीजनिंग होता है बहुत कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। मुझे हंसी आती है इसलिए कि आप लोग रिजल्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाद में एग्जाम के बाद 1-2 नंबर छूटेगा तब फिर कहिएगा सर क्यों हंसते थे। चलिए अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। कहानी हमने समान इतिहास में बताया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक मजेदार कहानी है, क्योंकि अभी आपका जो है उतना टाइम नहीं है, विद्वान आपको तो बनाना नहीं है, आपको कंपटीशन निकलवाना है, इसलिए ज़्यादा हम कहानी नहीं सुनाएंगे। बस मेन तथ्य आपको दिए हैं, बस उतना पढ़ लीजिए। उससे बाहर बीपीएससी का औकात नहीं है कि पूछेगा, इतना जान लीजिए। उससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता, उतनी उसकी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि उसको 150 क्वेश्चन सेट करना है ना, कहाँ जाएगा, कितना डीप जाएगा। चलिए अब आ जाइए बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र रहता है। अब कहिएगा हेलेना से हुआ था ये, तो नहीं, कार्नेलिया या हेलेना जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से जो शादी किया उसका ये पुत्र नहीं था, उससे पहले उसकी पत्नी थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मर जाती है, उसका ये पुत्र रहता है बिंदुसार। 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व का इसका काल है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछेगा अमित्रघात किसको कहा गया है, तो बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु को विनाश करने वाला अमित्रघात, ठीक है। तो अमित्रघात बिंदुसार का ही नाम था। एक है बिंबिसार, कई लोग बिंबिसार बिंदुसार में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का है, बिंबिसार, यह है बिंदु वाला सार, ठीक है, बिंदुसार, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, इतिहास के शब्द को इधर उधर कर देते हैं। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और जो अजातशत्रु का पिता है, और ये बिंदुसार है जो कि सम्राट अशोक का पिता होगा, ठीक है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार भी नाम दिया गया है। तो एक नाम तो अमित्रघात है, दूसरा नाम वायु पुराण में क्या लिखा गया है, भद्रसार, मद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तक्षशिला पड़ता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ के स्टूडेंट भी रहे थे चाणक्य, और फिर बाद में प्रोफेसर भी बने थे, और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की भी शुरुआती दौर की पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर, तो सबसे प्राचीन अगर कोई विश्वविद्यालय था भारत में, वो तक्षशिला भी। नालंदा को नहीं मारिएगा, अगर नालंदा ऑप्शन में है और तक्षशिला है तो तक्षशिला मारिएगा, नहीं है तक्षशिला तो बात ही अलग है। जो कि अब गांधार जो पाकिस्तान पड़ता है वहीं पे तक्षशिला है, ठीक है। तो तक्षशिला में विद्रोह बराबर हुआ करते थे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य को संभालना कोई आम बात नहीं था। आप देख रहे हैं पश्चिम का जो क्षेत्र है वो आपका ईरान तक फैला हुआ है, तो इतना बड़ा साम्राज्य को संभालना इतना आसान काम बिंदुसार के लिए भी नहीं रहा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आंदोलन जो लोकल लोग के द्वारा जो है वो होता होगा। तो वही 2 विद्रोह हुआ था शुरुआती दौर में। जो है एक इसका पुत्र रहता है, बड़ा पुत्र सुसीम को भेजा जाता है, तो वो उस विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर पाता है।
फिर सम्राट अशोक जाता है जो कि दक्षिण अवंती का उस समय राज्यपाल हुआ करता है, तो उसको भेजा जाता है, तो वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए शीर्षेन कहा गया बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो उत्तर पश्चिम भारत है, जो गांधार पाकिस्तान में है, वहां पर विद्रोह हुआ था, 2 विद्रोह। उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर अशोक गया था और कंट्रोल हो गया था। ठीक है, और अशोक का जो गुरु था वो राधागुप्त था, याद रखेंगे। और राधागुप्त चाहता था कि उसका जो शिष्य है वही राजगद्दी पे बैठे, लेकिन बिंदुसार कभी नहीं चाहता था, चूंकि अशोक देखने में बहुत ज्यादा क्रूर था और पिता का प्यारा पुत्र भी नहीं था वो, कौन, अशोक। ठीक है, जो प्यारा पुत्र था वो बड़ा पुत्र था सुसीम, तो बिंदुसार हर हमेशा चाहते थे कि सुसीम गद्दी पे बैठे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, अशोक जब दोबारा वहां विद्रोह होता है तो सुसीम को फिर से भेजा जाता है, और फिर जब वो मरने लगते हैं कुछ बीमारी के कारण बिंदुसार, तो राधागुप्त को कहा जाता है कि दोनों सभी पुत्रों को बुलाया जाए, तो वहां पे जो है राज सिंहासन पे बैठाने की बात हुई। तो ये जो सुसीम है इसको पत्र बाद में लिखा जाता है राधागुप्त के द्वारा, पहले जो है सम्राट अशोक जो है, अशोक है उस समय, उसको लिख दिया जाता है, वो जल्दी से आ जाता है, उसको गद्दी पे बैठने का इच्छा भी था। ठीक है, लेकिन पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चूंकि वो बुलाते हैं किसको, सुसीम को, लेकिन आ कौन जाता है, अशोक। और फिर यहाँ पे कहानी यही है कि अशोक ने खुद मुकुट उठाकर पहन लिया, बिंदुसार ने नहीं पहनाया, और जो भी मंत्री वगैरह थे उन्होंने जो है वहां पे आह्वान कर दिया कि राज सिंहासन पे अशोक बैठ चुके हैं। ठीक है, पूरा सोचा समझा प्लानिंग था। आगे चल करके सुसीम के साथ युद्ध भी होता है। सुसीम युद्ध क्या कहे, रास्ते में ही सुसीम जब उधर से लौटता है राजगद्दी के लिए, रास्ते में ही जो है, रास्ते में खाई करके आग जला दिया जाता है। ठीक है, सब सारा कूटनीति होता है और उसमें सुसीम की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, इसी संदर्भ में कहा जाता है, गद्दी के संदर्भ में ही। ठीक है, तो ये सब समान इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिंदुसार के समय में ही एक जो एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने लिखा है कि बिंदुसार तथा सीरिया का जो शासक था उस समय, उसका नाम रहता है एंटियोकस प्रथम। याद रखिएगा कौन है, तो एंटियोकस प्रथम के बीच में मैत्रीपूर्ण पत्राचार होते रहता है, जिसमें कि ये बिंदुसार ने उससे मांगी थी 4 चीज। ठीक है, सॉरी 3 चीज। जो भारतीय शासक है बिंदुसार, उसने 3 चीज मांगा था, एक सूखी अंजीर, दूसरा अंगूरी मदिरा जो शराब, और तीसरा वहां का एक दार्शनिक। ठीक है, तो ये 2 चीज तो वहां से आता है, लेकिन एक दार्शनिक नहीं आता है, क्योंकि वहां का संविधान में ऐसा रहता है कि कोई भी राजा किसी दार्शनिक को दूसरे देश नहीं भेज सकता, तो वो नहीं दे पाता। बाकी सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा जो है वो भेजता है। तो किसके साथ, एंटियोकस प्रथम के साथ बिंदुसार का मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है, जो कि यूनान का, सीरिया का शासक है, तो याद रखिएगा। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय जो है फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी इसके जो उत्तर पश्चिम वाले जो भी देश हैं, चाहे मिस्र हो, चाहे आपका यूनान हो, चाहे सीरिया हो, तो इन सब से बेहतर संबंध था। इनके राजदूत आते रहते थे, और डायनोसिस नामक जो राजदूत है वो आपका मिस्र से आया था, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो समय है प्राचीन इतिहास में, वो अशोक का काल माना जाता है, क्योंकि अशोक शुरुआती चरण में जितना ही क्रूर शासक है, उतना ही आगे चल करके ये बौद्धिज्म को स्वीकारता है, उसके बाद जो है दानवीर हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, और धीरे धीरे फिर अत्यधिक धार्मिक हो जाने के कारण इसका साम्राज्य का विनाश भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अशोक का वास्तविक जो राज्याभिषेक हुआ है वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां 273 से 232 माना जाता है, लेकिन राज्याभिषेक 4 साल बाद होता है, 269 ईस्वी पूर्व, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं हम लोग, 0 के तरफ बढ़ रहे हैं। तो 4 साल क्या हुआ था, तो वही 4 साल इसने जो भी प्रतिद्वंदी था, इसका शासक बनने वाला भाई हो चाहे जो भी हो, उसको ये समाप्त करता है। और वास्तविक जो है 4 वर्ष बाद जो है
ऐसे तो 273 ईस्वी में ही उसने जो है टोपी जो है अपने पिताजी वाला राज मुकुट पहन लिया था, लेकिन राज्याभिषेक बाद में करवाया जब उसने पूरा क्लियर कर दिया कि उसका कोई प्रतिद्वंदी वहां पर नहीं है, 269 ईस्वी पूर्व में, 4 साल बाद। और इससे पहले अशोक उज्जैन, जो अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती है, मध्य या कि ये दक्षिण भारत, मध्य भारत का जो पार्ट है सबसे बड़ा अवंती उस समय महाजनपद हुआ करता था। तो उज्जैन का उससे पहले वो राजपाल था, कौन? तो अशोक, याद रखिएगा। अशोक, और उसके अभिलेखों में उसका नाम देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्यारा, कहीं कहीं प्रियदर्शी यानी जो सुंदर दिखता हो, लेकिन वास्तव में अशोक कुरूप था। ठीक है, अशोक का नाम उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदयगोलम अभिलेख में ही मिलता है कि उसका नाम अशोक है। बाकी सब जगह अलग अलग नाम है, कहीं देवनाम प्रिय है, कहीं प्रियदर्शी है, ये सब नाम उसका लिखा गया है। जबकि जो आपका मास्की और गुर्जरा, ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस अभिलेख में जो है पूछेगा इनमें से किस अभिलेख में जो अशोक का नाम अशोक लिखा गया था। तो मास्की, गुजरा या पूछेगा इनमें से किस में नहीं लिखा गया, तो कोई ऐसा ऑप्शन दे करके आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। तो 4 अभिलेख हैं आपका, मास्की, गुजरा, नेटूर और उदयगोलम, ये चारों अभिलेख में ही अशोक का नाम अशोक है। ठीक है, बाकी कहीं देवनाम प्रिय है, कहीं प्रियदर्शी, इस तरीके के नाम है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, क्योंकि आगे चल करके ये बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। कई अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ जो कि गुजरात है, वहां से लेकर के पूरब में बंगाल तक फैला हुआ था। तो एक अखंड भारत जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, ठीक है, अब तो खंडित हो गया, पाकिस्तान में बट गया, बांग्लादेश में बट गया। तो जो आप पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं आज़ादी से पूर्व, ये पूरे पे लगभग इसने शासन किया। तो बहुत बड़ा साम्राज्य है। उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तनम नामक नगर बसाया था। तो कश्मीर में श्रीनगर, कहेगा श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा सम्राट अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। और वहीं देवपत्तनम जो नेपाल है, नेपाल भी जाया करता था बराबर, अपने जो अंतिम वर्षों में जो है 20वें वर्ष में वो नेपाल भी गया लुम्बिनी, और वहां के लोगों को टैक्स भी कम कर दिया था। अब कहिए नेपाल क्यों जाता? एक तो बौद्ध धर्म, दूसरा उसकी बेटी का विवाह नेपाल में हो रखा था, इसलिए वो बराबर, और एक पुत्र जो है और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र, ये दोनों को जो है वो श्रीलंका भी भेजा था। तो आसपास के देशों के साथ भी इसके संबंध अच्छे थे और बौद्ध धर्म का भी विस्तार करने में अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। आसपास के जितने भी देश में अगर बौद्ध धर्म फैला है तो अशोक ने ही उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अशोक का धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन आगे चल करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी थे। शुरुआती दौर में हिंदू धर्म में भी वो जो ब्राह्मण धर्म है उसमें भी शैव धर्म, शिव का उपासक था। आगे चल करके उसने जो है बौद्ध धर्म स्वीकारा। सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। ठीक है, इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिंहली जो अनुश्रुति है दीप वंश और महावंश, ठीक है, इसके अनुसार अशोक अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन के पुत्र जो सुसीम है, यहां सुमन लिख दिया गया है, बड़ा भाई था सुसीम। ठीक है, बड़ा भाई सुसीम के पुत्र निर्ग्रोध, चूंकि जब वह उस रास्ते से गुजर रहा था, अशोक के घर के रास्ते से राजमहल से, तो उसको उसने बुलाया था अशोक ने। तो उसने बजाबते बोला कि आप उस गद्दी पर से हटो, उस गद्दी पे मेरा अधिकार है, और जाके उस गद्दी पे बैठा वो। तब जाकर के इसको लगा कि इतना मतलब होने के बाद भी इसके अंदर इतना आत्मविश्वास है, निडर है, आखिर क्या बात है। तब जाकर के इसको लगता है कि बौद्ध धर्म में कुछ बात है, इसीलिए ये इतना निडर है। तो फिर जाकर के आगे चल करके जो है इसने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जो सुसीम के पुत्र, देखिए कोई भी आदमी गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसको पश्चाताप होती है। इसने कहा जाता है इसे बौद्ध ग्रंथ में कि 99 भाइयों की हत्या की थी। हो सकता है ये जो है जरूरत से ज़्यादा जो बखान किया गया बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा, लेकिन इसने कलिंग के युद्ध में तो रक्तपात मचाया था, लाखों की संख्या में वहाँ पे जो है सेनाओं की हत्या हुई थी। और जब वहाँ की महिलाएं युद्ध करने आ जाती है
तब जाकर के वो जब हृदय विदारक सीन देखता है रक्त रंजित उस भूमि को, तब जाकर वो जो है वहाँ से उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जो है बौद्ध धर्म के प्रति जो है लगाव हो जाता है। लेकिन किसके शुरुआती दौर में उसका जो बड़ा भाई सुसीम है उसी का पुत्र रहता है निर्ग्रोध, उसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के ही इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसे लगा कि बौद्ध धर्म जरूर कुछ बात है, इसलिए जो है ये इसके पिता की हम हत्या कर दे, लेकिन फिर भी यह इतना निडर है और हमें गद्दी से हटने को कह रहा और बैठा खुद। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ पर जो है सिंहली अनुश्रुति जो कि श्रीलंका का है, सिंहली मतलब श्रीलंका, ठीक है, वहाँ का जो एक दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है उसके अनुसार ये बात लिखा गया है। ठीक है, चलिए जो भी हो, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बौद्ध भिक्षु कौन रहता है जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त। क्या नाम रहता है? तो उपगुप्त। लेकिन इसको गद्दी पे बैठाने में चाणक्य का जो बेटा रहता है राधागुप्त, उसने ही इसको मदद किया था। चूंकि चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, लेकिन उसका जो पुत्र है राधागुप्त वो बिंदुसार के दरबार में रहता था, तो उसने जो है यहाँ पर मदद पहुंचाया था। अशोक उसका शिष्य था, इसीलिए अशोक को राजगद्दी हथियाने में। चलिए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा हुआ केवें वर्ष, तो 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, जो कि बिहार में बोध गया, आप जानते हैं बौद्ध धर्म का कितना बड़ा केंद्र है। उसके बाद 20वें वर्ष, अभी तुरंत हमने बताया था, लुम्बिनी जो कि नेपाल का तराई का एरिया है जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसकी भी यात्रा की थी। और लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, चूंकि गौतम बुद्ध का जन्म ही वहीं पे हुआ है। तथा केवल 1/8 भाग, जो कि उस समय जनरली 1/4 भाग लिया जाता था, खूब छूट किया तो 1/6, लेकिन लुम्बिनी में जो है आसपास के क्षेत्र में जो है केवल 1/8 भाग ही टैक्स लिया जा रहा था, बहुत कम, न्यूनतम टैक्स। ठीक है, चलिए, भ्राबू से प्राप्त जो लघु शिलालेख हैं, अशोक स्पष्टता बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। जो बुद्ध धम्म संघ है, 3 त्रिरत्न हैं जो बौद्ध धर्म के, उसको अभिवादन कर रहा है। सारनाथ का जो सांची है तथा कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ है, उसमें अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी। आखेट मतलब शिकार करना, विहार वही घूम करके जो शिकार करता था, जानवरों की हत्या करता था, उसको रोक दिया। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं की शुरुआत की, यानी धर्म यात्रा किया, और महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गया। जहां जहां महात्मा बुद्ध गए थे वहां वहां वह गया तथा उनकी पूजा की। उनकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले उसने बोध गया की यात्रा की थी 10वें वर्ष शासन में आने के बाद। उसके बाद कुशीनगर यूपी गया, लुम्बिनी जो नेपाल जहां जन्म हुआ, कपिलवस्तु वहीं का पास का शहर है, सारनाथ जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, श्रावस्ती जहां पे उन्होंने ज्यादा समय बिताया था। तो इन सब जगहों पर वो जाके घूम आया। ठीक है, चलिए, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों और संहिता का प्रस्तुत किया, उसका जो अभिलेख है वो धम्म कहलाया। धर्म का ही प्राकृत अभ्रंशित रूप है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है कि उसका धर्म क्या था। वो पूरा पूरा बौद्ध धर्म ही नहीं था, बल्कि उसमें बहुत नैतिकता थी, बहुत ज्यादा नैतिक से भरा पूरा वो धर्म था। यानी कह लीजिए कि नैतिकता का सार था वो केवल बौद्ध शिक्षाएं ही नहीं थी उस धर्म में, बल्कि नैतिक गुणों का उसमें पूरा भंडार कहिए था। अशोक के अभिलेख के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, और चूंकि बहुत सारे अभिलेख हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा। कई बार पूछेगा कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, किस लिपि में, तो मैक्सिमम जो है ब्राह्मी लिपि, ऐसे तो खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी सब लिपि में लिखे गए थे, लेकिन मैक्सिमम ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जो कि संस्कृत का ही लिपि हुआ करता है। इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। इन सब अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृत है, लेकिन इन लिपि अलग अलग है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। चूंकि इसका क्षेत्र भी बहुत विशाल क्षेत्र फैला हुआ था, तो इसने सभी भाषा वहां के लोकल लोगों को पढ़ने के लिए बनाए थे, इसलिए इसने सब लिपि का प्रयोग किया था। और खरोष्टी जो है वो बाएं से दाएं नहीं लिखा जाता, दाएं से बाएं। ठीक है, जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे खरोष्टी लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। सर्वप्रथम इसको पढ़ा किसने था? जो
ब्राह्मी लिपि है उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अशोक का शिलालेख पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो जेम्स प्रिंसेप है, जो कि 1837 ईस्वी में जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ा था, ठीक है। और एक आर भंडारकर हैं जिन्होंने पूरा अभिलेख के आधार पर ही पूरा मौर्य इतिहास लिख दिया है, ठीक है, अशोक कालीन इतिहास के बारे में लिख दिया है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो बड़े स्तंभ हैं उनकी संख्या 7 है, और 6 भिन्न स्थानों पर पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जैसे दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार में है, जो पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण, रामपुरवा स्तंभ, लोरिया अरेराज स्तंभ लेख, ये सब सारे जो अभिलेख हैं ये सब बृहत अभिलेख हैं। कुछ स्तंभों पर केवल एक ही लेख है जिसको कि स्मॉल भी कहते हैं, लघु स्तंभ, अतः इन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है और ये लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं, ठीक है। लघु मतलब छोटा, यानी एक ही लाइन का लिखा हुआ है तो उसको छोटा अभिलेख कहते हैं, जैसे सांची सारनाथ रुम्नदेही स्थलों पर मिले हैं। अशोक के सभी अभिलेख का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुम्नदेही अभिलेख जो सर्वाधिक छोटा अभिलेख है उसका विषय आर्थिक था। जनरली उसके सारे अभिलेख में प्रशासनिक चर्चा की गई है, लेकिन जो रुम्नदेही अभिलेख है ये पूछ सकता है किसमें आर्थिक चर्चा की गई है, तो वो है आपका रुम्नदेही अभिलेख, लघु अभिलेख में, ठीक है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अशोक की पत्नी क्या नाम है? कारुवाकी। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी का अभिलेख को जो है, कौशाम्बी या प्रयाग का जो स्तंभ लेख है उसको अशोक की रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क फॉर कौशाम्बी, क फॉर कारुवाकी, याद रखिएगा, जो उसकी पत्नी है, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो कि आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है, उसका चचेरा भाई रहता है, मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत में। जब वो आता है तो मेरठ तथा टोपरा से जो अशोक स्तंभ है उसको वो दिल्ली ले जाता है, ठीक है। और वो आपका जो जहाँ पर कुतुब मीनार है उसी आप प्रांगण में देखिएगा राजा चंद के नाम से लोहा स्तंभ है, जहाँ आज तक जंग नहीं लगा है, जबकि वो लोहा है, ठीक है। इतने वर्षों से वहाँ पर है, खुले आसमान के नीचे, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है, जो कि उस समय के रसायन विज्ञान, चूँकि ये भी जो चंद्रगुप्त मौर्य का भी जो दरबार है वो कहीं ना कहीं सभी विशेषज्ञ लोगों का दरबार रहता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में जो इलाहाबाद स्तंभ है उसको रखा गया। अशोक का सर ए कूना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अशोक का अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में मिला है, तो वो है कांधार में सर ए कूना लिखा हुआ है, कांधार, वहां का जो अभिलेख है उसमें अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। या ये पूछ सकता है इनमें से किस लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अरमाइक दे देगा, ब्राह्मी दे देगा, ठीक है, और फिर आपका यूनानी दे देगा, तो ग्रीक दे देगा। तो सभी में अभिलेख में जो है सभी भाषा सभी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये याद रखिएगा। इनमें से एक से अधिक चला जाएगा उसका आंसर, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, कुछ खरोष्टी में भी है, ठीक है। और खरोष्टी की विशेषता है कि आपका वो उल्टा, जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे लिखा जाता था। चलिए अब यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं, उसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो सबसे पहला शिलालेख है, सबसे पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा, ये पहला शासक है पूरे विश्व इतिहास का या कहिए पूरे भारतीय इतिहास का जिसने पशु बलि की निंदा की है, ठीक है, शासक होकर के, और सभी मनुष्य को अपनी संतान बताया है। एक राजा की भूमिका में ये सभी मनुष्य को अपनी क्या बताया है? संतान बताया, उसकी रक्षा या जानवरों की रक्षा करना खुद का जिम्मेदारी बताया है, ठीक है। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, सबसे पहले वो पशु बलि की निंदा करता है, उसके बाद क्या करता है? दूसरा में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य की शुरुआत करता है, ठीक है। यही ऐसा शासक है जिसने लोक कल्याणकारी कार्य स्टार्ट किया, पशु चिकित्सा बनवाया, मानव चिकित्सालय बनवाया। तो ये द्वितीय शिलालेख में जो है अशोक का मिलता है। उसके बाद चोल पांड्य
सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र चेर की चर्चा भी जो है वो दूसरा शिलालेख में किया गया है। तो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र जो चेर है उस समय का साम्राज्य, उसके बारे में दूसरा अभिलेख में चर्चा एक नजर आप लोग दे लीजिए, जो जितने भी 14 अभिलेख हैं उसके बारे में। तीसरा शिलालेख है राजकीय अधिकारियों जो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक हैं, उसको हर 5वें वर्ष में क्या करना है कि अपने क्षेत्र का भ्रमण करना है। ठीक है, पूरे देश अपने क्षेत्र में घूमना है। जो रज्जुक अधिकारी होते थे उस समय के, ठीक है, और साथ साथ जो प्रादेशिक प्रदेश के जो अध्यक्ष होते थे उसको प्रत्येक 5वें वर्ष पूरे अपने क्षेत्र को घूमना है। ये तीसरा अभिलेख में है। चौथा में है धर्माचरण के भेरी घोष, यानी जो भेरी घोष है यानी किसी की हत्या करना द्वारा धम्म घोष में बदल जाना। ठीक है, तो यहाँ चौथा शिलालेख में धर्म आचरण करते हुए जो भेरी घोष है, युद्ध करने की जो बात है उसको समाप्त करके धार्मिक रूप से लोगों को एकत्रित करने का, धर्म के माध्यम से जो है लोगों में एकजुटता लाने का यहाँ प्रयास किया गया। 5वां शिलालेख है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, जिसमें उसे धम्म के बारे में जानकारी दी गई और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो मिलता है वो आपको 5वां अभिलेख में मिलता है। छठा शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण कर सकता है, और साथ साथ आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकता है, किसी भी समय, रात्रि के समय भी, तो ऐसा छूट दिया गया छठा शिलालेख में। 7वां शिलालेख है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। तो ये केवल बौद्ध धर्म की ही बात नहीं है, बल्कि ये सभी धर्मों का कहिए तो सहिष्णुता की विचारधारा रखता था। सो किसी धर्म से इसका वैर नहीं था, हिंदू धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी को ये मानता था और सहिष्णुता की बात करता था। तो सभी धर्मों या सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात 7वां अभिलेख है। 8वां अभिलेख में सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है, जो कि 10वां वर्ष बोध गया है। तो ये केमा है, तो 8वां अभिलेख में इस बात की चर्चा की गई है, जो कि उसकी धर्म यात्रा जो शुरुआत हुई है, धार्मिक यात्रा सबसे पहले बोध गया था 10वें वर्ष, और 20वें वर्ष जो नेपाल गया, ये एकदम याद रखिएगा, लुम्बिनी का 20वां वर्ष गया, शासन में आने के बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी गया है, जबकि 10वें वर्ष बोध गया। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा की गई है, सच्ची भेंट या शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 11वां 13वां बार बार पूछता है, क्योंकि ये कलिंग जो युद्ध है इसके जीवन का एक प्रमुख पार्ट है अशोक के जीवन का, तो ये एकदम भिभिया है। 13वां और 14वां ये बार बार आपको पूछेगा। ठीक है, 13वां तो एकदम कई बार पूछ चुका है। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 5 यवन राज्यों का वर्णन किया गया है। यवन जो यूनानी राज्य है उसका अपराध करने वाली 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया। 8वीं जो जंगली जनजाति है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, जो कि अपराध कर रहे थे उस समय। ठीक है, क्योंकि ये लोग पशु बलि करते हैं, जंगली लोग, जनजातीय लोग। ठीक है, तो 13वां शिलालेख में इसकी चर्चा है, तो ये याद रखना है। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये सारे 14 जो अभिलेख हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 13वां 14वां नहीं भूलिएगा। ठीक है, और 10वां अभिलेख जिसमें चर्चा किया गया है कि अशोक जो है अपने 10वें वर्ष में कहाँ गया है, तो बोध गया की यात्रा किया है। ठीक है, नहीं ये सॉरी वो किस में था, वो केमा में था जब बौद्ध धर्म की यात्रा की। हाँ, ये 8वां शिलालेख। ठीक है, तो 8वां वाला भी पूछ सकता है आपको, तो सभी को याद नहीं करना है, लेकिन मेन 13वां 14वां 8वां पहला दूसरा जरूर याद रखिएगा। बाकी भूल भी जाइए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब उस समय का जो अधिकारी वर्ग हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत ही व्यवस्थित अधिकारी वर्ग उस समय हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में। पहले भी हम जब पढ़ाए थे तो उसमें भी बताया था कि जो पद और उसके जो नाम थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मौर्य प्रशासन है वो कई भागों में कई स्तर पे बटा हुआ था। उसमें जो पुरोहित, जो पंडित वर्ग जो थे, जो कह सकते हैं शुरुआती दौर में जो चाणक्य जिस पदवी पे था पुरोहित वर्ग में, प्रमुख धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो पहला जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो चाणक्य ही थे। प्रशासन जो है राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला जो प्रमुख अधिकारी था वो प्रशासता कहलाता था।
सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री हुआ करता था। युवराज राजा का जो उत्तराधिकारी होता है वो युवराज हुआ करता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान जो मंत्री होता था उसको समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। कई बार पूछ देगा कि उस समय जो न्यायाधीश थे उनको क्या कहा जाता था, तो प्रदेष्टा कहा जाता था। जो सेना का संचालन एवं नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था उसको नायक कहते थे। उद्योग कारखाना का जो प्रधान निरीक्षक था उसको क्या कहा जाता था, कर्मांतिक कहा जाता था। सेना का सामग्री जो जुटाता था उसको हम लोग दंडपाल कहते थे। व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक होता था। एक फौजदारी होता है, एक दीवानी होता है। दीवानी मतलब जो है बिना मारपीट वाला कहानी, जमीन का लफड़ा या इधर उधर वाला, और जहाँ खून खराबा, क्राइम, चोरी डकैती, वो सब फौजदारी में आता है। तो दीवानी वाला का व्यवहारिक हुआ करता था, ठीक है, अधिकारी। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी था, यह भी पूछा हुआ है। दुर्गपाल राजकीय जो दुर्ग होते थे उसकी रक्षा करता था। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। द्वारिक द्वार जो राजमहल का जो द्वार है, राजमहलों का देखरेख का करने का काम था। अंतर्वर्षिक जो था सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी अंतर्वर्षिक होता था, ठीक है। तो ये सब प्रमुख अधिकारी थे। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। चलिए, अब अध्यक्ष वो तो था आपका मंत्री, अभी भी जैसे होता है ना, जैसे वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वो मंत्रालय था। अब है अधिकारी वर्ग, जैसे IAS IPS जो होते हैं, तो वैसे हुआ करते थे। पन्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। पोतवा अध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष होता था। सूना अध्यक्ष बूचर खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। सूरा अध्यक्ष शराब या मदरा, सूरा पान शराब। कुपिया अध्यक्ष वन तथा उसके संपदा का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, सूत्र धागा से संबंधित है। लोहा धातु विज्ञान से, तो ये अंदाजा लगाइएगा, लोहा अध्यक्ष तो धातु विज्ञान, धातु लोहा होता है चूंकि। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का जो सिक्के होते हैं उसके अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ अधिकारी वर्ग थे, उसके अध्यक्ष के बारे में यहां पे चर्चा की गई है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित और बड़े आकार में हुआ करती थी। चतुरंग बल उसको कहा जाता था, चूंकि पैदल सैनिक हुआ करते थे, घुड़सवार होते थे, गज हाथी वाले होते थे, और जो है पैदल वाले भी होते थे, ठीक है। पैदल सैनिक, घुड़सवार और युद्ध रथ वाले, ठीक है। तो चार, एक तो पैदल, दूसरा आपका घुड़सवार, तीसरा हाथी, और पैदल सैनिक एक, घुड़सवार दूसरा, घुड़सवार, हाँ तीसरा, और तीसरा हो गया, चौथा हो गया युद्ध रथ, रथ के माध्यम से, ठीक है। तो ये चार जो है चतुरंग बल इसको कहा जाता था, जिसकी चर्चा जो है चाणक्य ने किया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है विष्णुगुप्त का, उसमें दो तरह की न्यायालय की चर्चा की गई। एक है धर्म स्थैर्य और एक है कंटक शोधन, ठीक है। तो गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था। जो गुप्तचर विभाग था, रॉ जैसे अभी है ना, इंडिया का रॉ के एजेंट होते हैं, पाकिस्तान का ISI है, तो उसी प्रकार से उस समय एक गुप्त विभाग चलता था। तो उसके जो अध्यक्ष होते थे वो महामात्य सर्प कहलाते थे, गुप्त रूप से सूचनाएं। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश है उसमें गुप्त चर की व्यवस्था बहुत बड़े लेवल पे थी, ठीक है। हर एक सूचना राजा तक पहुंच जाती थी। मौर्यकालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज है उसको 7 वर्णों में बताया, 7 जातियों में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज ने कितने जातियों में उस समय मौर्य साम्राज्य की जो सामाजिक स्थिति है मौर्य समय में, मौर्य काल में, तो सामाजिक स्थिति में कितने जातियों में विभक्त किया है मेगास्थनीज ने। तो याद रखिएगा, भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। पूछ इनमें से कौन है, तो दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर और शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षक है तथा सभासद है। ये 7 प्रकार की जातियों के बारे में मेगास्थनीज ने बताया है। इसके अलावा कोई दे दे ऑप्शन तो वो नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन नहीं है 7 में से, तो अच्छे से देख लीजिएगा। इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी, किसान सर्वाधिक। तो देखिए, जो विदेशी है उसको जो आप दिखाइएगा, जो देखेगा वो बेचारा लिखा, ठीक है, लेकिन उसने सही नहीं लिखा, उसने काम के आधार पे उसने बंटवारा कर दिया जाति को। लेकिन भारतीय समाज कर्म के आधार पे नहीं, चूंकि जन्म के आधार पे ही बंटता है। चलिए, तो उसको जितनी जानकारी लगी देख करके उसने लिखा। मेगास्थनीज तथा स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि उसी समय जो चाणक्य ने लिखा उसमें दास प्रथा का भी जिक्र किया है। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था।
स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करती थी उस महिला जो थी उसको रूपा जीवा कहलाती थी। वेश्या जो थी जो स्वतंत्र रूप से काम करती थी उसको रूपा जीवा कहते थे, और इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष होता था। वेश्यालय का देख रेख करता था, उसका नाम था गणिका अध्यक्ष। याद रखिएगा, ये अधिकारी वर्ग है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पे अब आ जाइए। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित और बड़े आकार में थी, ये तो चर्चा हो ही गया। 4 प्रकार की सेनाएं हुआ करती थी, पैदल, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ। अरे ये फिर रिपीट हो गया। चलिए अब आते हैं मौर्यकालीन धर्म। अब आते हैं कौन सा चर्चा करेंगे, तो मौर्यकालीन धर्म। मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक, अब कहिएगा जो बिंदुसार रहता है वो आजीवक धर्म का अनुयायी रहता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिंदुसार किस धर्म को मानता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार देखिए सब धर्म में है, बिंदुसार आजीवक, उसके बाद उसका पुत्र अशोक है शुरुआती दौर में शैव धर्म जो ब्राह्मण धर्म है, आगे चल करके जो है वो बौद्ध धर्म में आता है। तो सब धर्म को मान रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए ये धार्मिक सहिष्णु भी है, लिखा भी हुआ है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, ठीक है। वहीं अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी यह सहिष्णुता थी, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। तो धार्मिक सहिष्णु शासक है अशोक, याद रखिएगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को लेकिन ज्यादा किया कुछ। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाकर के, हम शुरुआत में ही चर्चा कर दिए थे, अपने संलेखना विधि से प्राण को त्यागा था। मेगास्थनी ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनीसस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव और विष्णु भगवान के रूप में हुआ। अलवार और नैनार एक दक्षिण भारत में चलता है आगे चल करके। तो अलवार जो होते हैं वो जो विष्णु के भक्त होते हैं, और नैनार जो होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अलवार नैनार वाला पढ़ाएंगे आगे दक्षिण भारतीय इतिहास में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। अलवार विष्णु के और नैनार शिव के। अब याद कैसे, कंफ्यूज कैसे नहीं होइएगा। नैनार नयन त्रिनेत्र होता है, नयन एक एक्स्ट्रा नयन होता है तो भगवान शिव का, तो नैनार याद रखिएगा उस। अलवार तो ऐसे ही आप समझ जाइएगा विष्णु वाला होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा, इसलिए आ गया मेरे दिमाग में, तो शिव विष्णु वाला चर्चा कर दी, ठीक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें कि मेन रूप से जो है कृषि प्रधान ये यहाँ पे है। तो मौर्यकाल अर्थव्यवस्था 3 स्तंभ थे, जिसमें सम्मिलित रूप से वार्ता वृत्ति का साधन कहा जाता था, जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग और वाणिज्य व्यापार ये तीनों होते थे। यानी वाणिज्य व्यापार भी हो रहा है, कृषि प्रमुख था, पशुपालन भी हो रहा था, ठीक है। चलिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट जुती हुई भूमि को आकृष्ट बिना जुती हुई और स्थल ऊंची भूमि को अन्य नामों का उल्लेख किया है, ठीक है। उसके बाद अदेव मात्रिक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। अदेव मात्रिक भूमि वह भूमि है जिसमें बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होती है, ठीक है। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जो कि भूमि उपज का 1/6 लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौर्य काल में कर कितना लिया जाता था, तो 1/6 भाग। सर्वाधिक कर पूरे भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के समय लिया जाता था, मध्यकालीन इतिहास में वो था 1/2। बाकी भारतीय जो प्राचीन इतिहास है ये लोग उतने अन्यायी नहीं थे, 1/6 भाग लेते थे, ठीक है। भूमि कर 2 प्रकार से होता था, एक सेतु कर और दूसरा वन कर, ठीक है। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो बिजनेस व्यापार था वो श्रेणी के रूप में जाने जाते थे, गिल्ड्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था, जो कि उद्योग व्यापार से संबंधित या उद्योग व्यापार से संबंधित कोई समस्या है उसको देखता था। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि उसकी राजकीय मुद्रा कौन थी, तो पन, करसापन जो कि चांदी के सिक्का और निष्क जो कि सोने का सिक्का होता था, याद रखिएगा। राज्य के श्रेष्ठ अधिकारियों को 48,000 पन्न दिए जाते थे। 48,000 जो श्रेष्ठ अधिकारी राजपालर होगा अभी के वर्तमान के हिसाब से, उसको 48,000 पन्न मिलता था। और नीचे के अधिकारियों को 60 पन्न वेतन मिलता था। 60 चांदी का सिक्का, पन्न चांदी का सिक्का है, 48,000 पन्न यानी 48,000 चांदी के सिक्के, ठीक है। अभी के हिसाब से एवरेज जोड़िए तो
5 लाख के आसपास, तो वह राष्ट्रपति हो गया उस समय। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी जो मुद्रा का परीक्षण करते थे उसको रूपदर्शक कहा जाता। तो ये सब शब्द एक बार जरूर देख के जाइएगा, अगर जिनका इतिहास ऑप्शनल है वो। बाकी जो लोग 1 to 5 वाले एक बार देख लीजिएगा, इसीलिए चूंकि बीपीएससी है 2 4 5 क्वेश्चन हर एक जगह से डालता है, कहीं गलती से आ गया तो आपका देखा हुआ रहेगा। बाकी जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे बिहार का, उसको एकदम 5 बार आप लोग पढ़िएगा। नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, कंटेंट में भी डाल देंगे, ठीक है। अब है करसापन पन्न धारण चांदी का। करसापन अभी हमने बताया था, करसापन चांदी का सिक्का या पन्न कहिए चाहे धारण। सुवर्ण या निष्क सोना का सिक्का होता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौर्य काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा निष्क कहा जाता था। मासक या काकनी तांबे का सिक्का होता था। मासक या काकनी क्या होता था, तांबे का सिक्का होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश सम्राट अशोक का जो प्रशासनिक इकाई है वो पूरा अच्छे से हमने तेजी से पढ़ा दिया, चूंकि हमने आपको नोट्स दे रखा है। बाकी इसमें समझने वाला जो था समझा भी दिया। इससे बाहर आपके एग्जाम में, आपके ऑप्शनल में भी क्वेश्चंस नहीं जाता है, भरोसा रखें। और इसको आप लोग जरूर एक बार नोट्स को जो हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है उसको देख लीजिएगा। कल के सेशन में पूरा का पूरा जो है आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट करते हुए मेरा प्रयास होगा कि मध्यकालीन इतिहास तक पहुंच जाएं, जिससे कि इस वीक में आपका पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाए और आप 8-10 क्वेश्चन इधर से इजीली जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, बिहार स्पेसिफिक या फिर आपके मेन पेपर में, वो आपका छूटे ना। खूब पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। बाकी कहानी है, 1-2 बार में हो सकता है कि याद नहीं हो। कुछ शब्द है, जैसे अब देखिए यहाँ पे, जैसे इसमें सूत्राध्यक्ष, कई बार ऑप्शन दे दे, कंफ्यूज हो जाइए। शून्नाध्यक्ष पढ़ रहे हैं, सूत्राध्यक्ष, तो शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। सूत्र मतलब होता है धागा, कहते हैं रक्षा सूत्र बांध दीजिए, तो सूत्राध्यक्ष मतलब धागा वाला होगा, यानी कपड़े वाला, यानी कताई बुनाई वाला। तो कुछ शब्द है उसको पकड़िएगा। सूनाध्यक्ष, बूचर खाना जो होता है उसको सूनाध्यक्ष कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे लोहा अध्यक्ष यानी धातु से संबंधित होगा, ठीक है। मुद्रा अध्यक्ष तो ये आपका पासपोर्ट से। तो ऐसे कर करके कुछ शब्द को कोरिलेट कीजिए अपने दैनिक जीवन में, उससे भी आप निकाल सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता था। नागरिक है तो नगर से संबंधित होगा, क्योंकि है तो ये हिंदी से ही मिला जुला। जो ब्राह्मी है, चाहे संस्कृत है, चाहे पाली है, जो भाषा उस समय चल रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ही जो भाषा बोली जाती, तो उसका भ्रंशित रूप तो आज भी कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में है। तो अगर हम शब्द को पकड़ेंगे तब भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जब भी यहाँ से क्वेश्चन आवे, अधिकारी किसका क्या नाम था, तो उस सब में भी आप सोचिएगा तो आप शब्द पकड़ के आप निकाल सकते हैं। लेकिन 1-2 बार अच्छे से आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो 13वां शिलालेख वाला देख लीजिएगा, पहला दूसरा देख लीजिएगा। पहला शुरुआत ही हुआ है पशु बलि निंदा, दूसरा पशु अस्पताल मानव अस्पताल। तो ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है मौर्य वंश का हमने तेजी से पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा। और जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बता दूं सीट सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। और अभी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट चरण में ये सब नहीं हो पाता, फिर 2 4 5 नंबर से आप छूटते चले जाएंगे। अभी मौका है, दिमाग को स्थिर करके, पेशेंस करके, मैथ रीजनिंग है जो आपके 40 जो नंबर पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैथ के आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहे हैं, ज्योग्राफी के आएंगे, पॉलिटी के आएंगे, करेंट अफेयर्स के आएंगे। ये सब अच्छे से कर लीजिए। बाद बाकी आपका जो ऑप्शनल है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस का हो, वो भी आपको अच्छे तरीके से हमारे द्वारा करवाया गया है और करवाया जाएगा। तो इसके लिए एकदम आप लोग टेंशन फ्री रहिए। ऑलरेडी सारे वीडियो कंटेंट में पड़े हुए हैं। मैं फिर से रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, फिर से मैं इसको आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर से नए सिरे से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि कहीं आपको दिक्कत ना हो। बाकी ये सब सारे चैप्टर आपको ऐसे भी कंटेंट में मिल जाएंगे। आप देखेंगे पूरा प्रशासनिक इकाई का ही पूरा वीडियो है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य प्रशासन है उसके बारे में, ठीक है। तो वो भी देखिए। बाद बाकी
रिवीजन के स्वरूप इसको आप देख सकते हैं, इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी डीपली गई है, आज तक प्रशासनिक सेवा में नहीं गई तो यहाँ कहाँ से जाएगी। तो इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है।